गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन यानी कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ यानी कि खुद से, इंडक्शन यानी कि कोई चीज इंड्यूस हो रही है। क्लियर? तो ये जो सेल्फ इंडक्शन है ये क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी कॉइल है जिसके अंदर अगर हम कोई करंट फ्लो करा रहे हैं तो उस कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करती है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो चाहेगी कि करंट इंक्रीज हो, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो चाहेगी कि करंट डिक्रीज हो। क्लियर? यानी कि कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो उसके अंदर फ्लो हो रहे करंट का अपोज करती है। और अपोज कैसे करती है? वो खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो आप लिखिए, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल इंड्यूस या कॉइल अपोज any change in current flowing in the coil by inducing an EMF in it. This property is called self induction. तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एक कॉइल है और इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया किसी बैटरी से। अभी जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे यहां से करंट इंक्रीज होगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो ईएमएफ है ये क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। अगर हम बात करें सेकंड की, कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और इस बार हम की को क्लोज करने की बजाय, जो की पहले क्लोज थी, पहले करंट इंक्रीज हो रहा था, क्लियर, हमने क्या किया? उस की को ओपन कर दिया। अब जैसे ही ओपन करेंगे करंट क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अभी करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। अब जब करंट डिक्रीज होगा, करंट इस डायरेक्शन में हमारे पास डिक्रीज होगा, तो ये जो कॉइल है ये अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी जो इस कॉइल के करंट का डिक्रीज होने का अपोज करेगा। यानी कि अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है कि किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि किसी भी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा एल। ये जो कांस्टेंट है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। इस एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? द फैक्टर्स ऑन विच एल ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारे पास कि ये जो कॉइल है इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। जो पहला फैक्टर है वो है करंट फ्लोइंग इन कॉइल। कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन? सेल्फ इंडक्टेंस। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
देखो कोयल जिस मटेरियल के ऊपर हमने लपेटी हुई है, क्लियर, वो मटेरियल जो है वो किस नेचर का है। अगर मान लो हमने एक बार तो कोयल को क्या किया, आयरन की रॉड के ऊपर लपेट दिया, एक बार हमने कोयल को प्लास्टिक के ऊपर लपेट दिया। अगर हम सेम कोयल को दो कंडीशन में देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या उसका जो ये सेल्फ इंडक्टेंस का जो फैक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। यानी कि जो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फैक्टर है ये डिपेंड करता है nature of material and area of cross section of the material on which coil is wounded। coil को आपने जिस मटेरियल पर लपेटा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट पर लपेटा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल के नेचर पर और उस मटेरियल के या उस ऑब्जेक्ट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। यहां से अगर हम लेकर चले एज वी नो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। अगर मान लो एक कॉइल है और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू एल, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इफ ए यूनिट एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। ठीक है, यहां से मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट है वो हमारे पास होगी हेनरी, और इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे ही अगर हम ये लेकर चले कि भाई हमें पता है कि किसी भी कॉइल का जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, आपने लेंजला पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो यहां से E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। EMF induced in a coil always oppose the rate of change of magnetic flux linked with the coil। तो यहां से हमारे पास अगर हम फाई की वैल्यू डाल दें डी बाई डी टी ऑफ एल आई, क्लियर, तो सिंपल है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर। अभी यहां से आप देख सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करता है, इंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर। अगर हम ये लेकर चले कि एक कॉइल है और उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो हमारे पास 1 एम्पियर है, क्लियर। दूसरा बात, उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो है 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि उस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो कितना है, 1 हेनरी है। क्लियर। यहां से आप देख सकते हैं अगर E की वैल्यू भी 1 हो जाए और डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी 1 हो जाए तो L क्या आएगा हमारा, 1 आ जाएगा, 1 हेनरी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if rate of change of current in that coil is 1 ampere per second, 1 ampere per second, and EMF induced in the coil is 1 volt, then its self inductance is equal to 1 Henry। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम जो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या होगा। अगर हम डायमेंशन कैलकुलेट करें तो देखिए अभी यहां से डायमेंशन आएगा हमारे पास L इज इक्वल्स टू, अगर इन चीजों को हम इधर लेकर आए देन E अपॉन डी आई बाई डी टी, टी को हम ऊपर ले जाते हैं, क्लियर। अभी ये जो EMF है, EMF एक्चुअल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स ऑफ EMF टू फ्लो ऑफ चार्ज इन होल सर्किट, यानी कंप्लीट सर्किट के अंदर चार्ज को फ्लो कराने के लिए सोर्स ऑफ EMF को जो वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं EMF। यानी कि अगर हम बेसिकली बोले तो जो EMF है वो क्या है, वर्क है, क्लियर। इनटू क्या है हमारे पास, टाइम, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, करंट। यानी कि यहां से अभी वर्क का डायमेंशन होता है हमारे पास M1 L2 T -2, टाइम के लिए अगेन T डिवाइडेड बाई
करंट को हम क्या लिख सकते हैं? अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जो ईएमएफ है, ईएमएफ होता है एक टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम होल सर्किट या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? तो ईएमएफ क्या हुआ हमारे पास? वर्क अपॉन चार्ज, यानी यहाँ पर हमें चार्ज को भी लेकर चलना पड़ेगा, चार्ज। अभी यहाँ से हमारे पास आ गया, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम, यानी कि 80, और करंट के लिए हमारे पास क्या होगा? ए। अगर हम सभी फैक्टर्स को ऊपर लेकर चले तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए M1 L, देखिए L हमारे पास 2 ही है, देन L2T, इस T से ये T कैंसिल हो गया, यानी T की पावर -2, और A हमारे पास नीचे स्क्वायर में है, ऊपर जाएगा तो -2। ये जो हमने कैलकुलेट किया ये हमारे पास क्या है? दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? इसके बाद अगर मैं दो छोटे से न्यूमेरिकल्स की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले स्टडी किए। पहला फॉर्मूला कि भाई एक तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी कॉइल का जो मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगा? π/I। क्लियर? दूसरा जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? E/di/dt, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर? ये 2 फॉर्मूले पढ़े। अगर हम ये लेकर चले कि एक कॉइल है और उसका जो करंट है वो चेंज होता है। अब करंट चेंज हो रहा है कहां से कहां तक? मान लो स्टार्टिंग में करंट 7 एम्पियर था। क्लियर? या हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका जो करंट है वो 10 एम्पियर था, फिर उसका करंट चेंज हो गया 7 एम्पियर हो गया, और करंट को इतना चेंज होने में जो टाइम लगा वो है हमारे पास 0.09 सेकेंड, यानी कि 9 × 10⁻⁻2 सेकेंड। क्लियर? अभी जब ऐसा होता है तो उस कॉइल का जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, मान लो 0.5। क्लियर? हेनरी। हमें कैलकुलेट करना है कि उस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? तो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू -L di/dt, यहां से इज इक्वल्स टू -L की वैल्यू हमारे पास 0.5 इंटू चेंज इन करंट, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, देन 7 - 3 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास 9 × 10⁻⁻2। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से 7 - 10 था हमारे पास इनिशियल करंट, देन 7 - 10 यानी कि -3 आया, माइनस माइनस प्लस, देन 3 × 0.5 अपॉन 9 × 10⁻⁻2। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऊपर तो क्या हो गया हमारे पास 1.5 और नीचे क्या है 9, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, देन 10⁻2 हो जाएगा। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 150 डिवाइडेड बाय 9। अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 9 × 1 = 9 बचे 6। क्लियर? देन 9 × 6 = 54। ठीक है? 9 × 1 = 9 बच गए 6, उतारी 0, 9 × 6 = 54 बच गए 6, उतारी 0, अगेन 9 × 6 = 54। क्लियर? यानी 16.6 वोल्ट ये ईएमएफ उस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। ठीक है? तो इस टाइप से अगर एक आध और न्यूमेरिकल होते हैं हमारे पास, इसके छोटा सा फॉर्मूला है इसके बेस पर, तो हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है
self inductance of a long solenoid. Self inductance of a long solenoid. देखिए हम लेकर चलते हैं कि मान लो हमारे पास एक सोलिनॉइड है और उसकी जो लेंथ है वो है एल. एल इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड. क्लियर. कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. अभी जो हमारी सोलिनॉइड है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है हमारे पास कैपिटल एन. ठीक है. अगर हम स्मॉल एन की बात करें, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न्स होंगी वो होंगी स्मॉल एन. तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्मॉल एन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एन अपॉन कैपिटल एल. ठीक है. इसके बाद हम ये लेकर चल रहे हैं कि ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न. एक टर्न का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है हमारे पास ए. एंड आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारे पास आई. ठीक है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमारी सोलिनॉइड होगी उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, B is uniform magnetic field inside solenoid. सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास हो गई B. ठीक है. तो अभी अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई L इज, ये वैल्यू भी हमें मिलेगी, L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड. सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है हमारे पास L. तो सिंपल सी बात है, अगर हम ये लेकर चले फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल. एक कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, B इंटू ए. क्लियर. अभी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी सोलिनॉइड के लिए वो क्या होती है, म्यू नॉट एन आई इंटू ए. यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि जो एक कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए. ठीक है. अगर मैं बात करूं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा भाई, जो सिंगल कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ टर्न से. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल. ठीक है. अब हमें पता है कि कॉइल के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, एल. तो सिंपल सी बात है, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा हमारा, एल आई. क्लियर. अभी दो एल हो गए हमारे पास. सेल्फ इंडक्टेंस को भी हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को भी तो हम क्या कर लेते हैं, लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. जहां भी हमारे पास लेंथ है वहां हम स्मॉल एल रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. अभी जो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आया ये किसके बराबर होगा, जो कि हमने जस्ट सेल्फ इंडक्टेंस के मामले में पढ़ा है कि भाई जो फाई है अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड. इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट नाम दे दें और इस इक्वेशन को अगर हम सेकंड नाम दे दें तो यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव
क्या होगा हमारे पास, एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन स्मॉल एल, आई से आई कैंसिल, यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू आई किसी भी सोलेनोइड के लिए वो हमारी होगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई स्मॉल एल। ठीक है, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। आप इतना कीजिए, कल हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाएंगे। अपनी जो स्टडी है सेल्फ स्टडी उसको जारी रखिए, जो भी आपको टॉपिक कराए जाते हैं उनको फेयर नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।